हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसको एक वीडियो में पढ़ा नहीं सकते, तो इसको मैं कुछ वीडियोज़ बना के पढ़ाऊँगा। तो मेरा नाम है संतोष सरनाइक और आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओनली फार्मेसी। तो आज के इस वीडियो में हम सॉलिड स्टेट के लेवल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिक्स। तो सॉलिड स्टेट के 3 लेवल होते हैं। एक होती है मोलिकुलर लेवल, दूसरी होती है पार्टिकल लेवल और तीसरी होती है बल्क लेवल। तो मोलिकुलर लेवल पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि सॉलिड स्टेट को अफेक्ट करती है। पार्टिकल लेवल के भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि सॉलिड स्टेट को अफेक्ट करती है। वैसे बल्क लेवल पे भी कुछ प्रॉपर्टी होती है जैसे कि वो सॉलिड स्टेट को अफेक्ट करती है। तो मोलिकुलर लेवल पे कैसा है कि अगर मोलिकुल का अरेंजमेंट 3D में हो, अगर मोलिकुल का अरेंजमेंट 3D में है तो उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म। अगर उसका अरेंजमेंट 3D में ना हो तो उसको बोलेंगे हम अमॉर्फस फॉर्म। तो मोलिकुलर लेवल के जो प्रॉपर्टी है उसने किस प्रकार से अफेक्ट किया आप समझ चुके होंगे। उसके बाद पार्टिकल लेवल पे यानी कि पार्टिकल का शेप अगर स्पेरिकल हो तो उसका फ्लो अच्छा होगा, वरना उसका फ्लो कम होगा। उसके बाद बल्क लेवल पे सोलिबिलिटी, उसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है बल्क लेवल पे, उसका फ्लो, बल्क फ्लो, पाउडर का फ्लो कैसा हो रहा है, ये सभी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये कुछ चेक पॉइंट्स है सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिक्स में जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपको कोई भी फार्मूलेशन बनाना हो तो आपके पास दो चीज़ें होना जरूरी होता है। एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरा होता है इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई जिसको हम अपना ड्रग बोलते हैं, और उसके बाद इनएक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो क्या होता है एक्सिपिएंट और एडिटिव, उसको हम ए भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों का आपस में कॉम्पेटेबिलिटी होना चाहिए। एक्सिपिएंट का ड्रग के साथ कॉम्पेटेबिलिटी होना चाहिए और एक्सिपिएंट का एक्सिपिएंट के साथ भी कॉम्पेटेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही प्रकार का एक्सिपिएंट नहीं ऐड करते, हम अलग अलग प्रकार के एक्सिपिएंट और एडिटिव ऐड करते हैं। तो उस एक्सिपिएंट का उस एडिटिव के साथ, उस एडिटिव का उस एडिटिव के साथ, उस एक्सिपिएंट का उस एक्सिपिएंट के साथ, उस एक्सिपिएंट का ड्रग के साथ, एडिटिव का ड्रग के साथ एक कॉम्पेटेबिलिटी होना चाहिए। उसके बाद डिग्रेडेशन पाथवे एंड प्रिडिक्शन एनालिसिस। तो हमारा जो ड्रग है वो किस पाथवे से डिग्रेड हो रहा है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब होता है उसकी स्टेबिलिटी। उसका अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेड हो रहा है तो हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रखेंगे और देखेंगे वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेड हो रहा है तो उसको हम वेल टाइटली क्लोज कंटेनर में रखेंगे। अगर वो लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेड हो रहा है तो उसको लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में रखेंगे। और अगर वो हीट सेंसिटिव ड्रग है तो उसको फ्रिज में रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है हमें ध्यान में रखने होंगे जब भी कोई फार्मूलेशन बना रहे होंगे। उसके बाद वेटिंग एंड हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन। तो वेटिंग और हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन ये भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, जो इजीली मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उन सब्सटेंस को कहाँ पे स्टोर करना है, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसा करना है, इन सारी चीज़ों के लिए हमें सॉलिड स्टेट फार्मास्यूटिक्स में इसका स्टडी करना ज़रूरी होता है। उसके बाद वेटिंग का मतलब क्या होता है कि अगर वेटिंग एंगल अगर 0 हो तो इसका मतलब है कंप्लीट वेटिंग। अगर 90 का एंगल हो इसका मतलब होता है पार्शियल वेटिंग। अगर वेटिंग 180 डिग्री का एंगल हो तो उसको बोलते हैं हम नो वेटिंग, ओके, इनकम्प्लीट वेटिंग। तो ये वेटिंग प्रॉपर्टी डिटरमाइन करने के लिए कुछ मेथड जैसे कि कॉन्टैक्ट एंगल जो कि मैंने अभी बताया है। उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है तो वो विस्टैंड करनी चाहिए। हमारा जो सॉलिड स्टेट का फॉर्म है, हमारा जो ड्रग है, उसके लिए इलास्टिसिटी। उसके बाद उसका अगर फार्मूलेशन बनाना हो तो बहुत सारे प्रोसेस के अंडर जाएगा, तो उन प्रोसेस में भी वो स्टेबल होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए उस प्रोसेस में भी। तो इसके लिए उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ का भी स्टडी करना ज़रूरी होता है। उसके बाद पार्टिकल साइज और शेप एनालिसिस, सरफेस एरिया कैरेक्टराइजेशन। जैसे कि आप जानते हो अगर पार्टिकल साइज़ कम हुई तो उसके बाद उसका सरफेस एरिया भी बढ़ता है और उसका डिजोल्यूशन भी बढ़ता है। तो इस कारण से हमें इसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद शेप का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर स्पेरिकल हो तो उसका फ्लो अच्छे से होगा और यूनिफॉर्म साइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यूनिफॉर्म फार्मूलेशन बनेगा हमारा। उसके बाद सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी, तो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार की स्टेबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी।
तो फिजिकल इंटरेक्शन की वजह से क्या हो रहा है सॉलिड स्टेट स्टेबिलिटी में, स्टेबिलिटी मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जैसा था वैसा रहना चाहिए। जब हमने जैसा प्रोडक्ट बनाया है वो वैसे ही हालात में उस कस्टमर तक पहुंच जाए, उस पेशेंट तक पहुंच जाए, तो इसके लिए हमें स्टेबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है। तो स्टेबल रहना चाहिए हमारा प्रोडक्ट उधर तक जाने के लिए, तो उसके लिए हमें फिजिकल और केमिकल स्टेबिलिटी स्टडी करनी पड़ती है। केमिकल में ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख के देखेंगे वो डिग्रेड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसको ऑक्सीजन सेंसे उसको टाइट कंटेनर में रखेंगे कि जिधर ऑक्सीजन एंटर ना कर पाए। अगर वो लाइट सेंसिटिव ड्रग है तो उसको अम्बर कलर बॉटल में रखेंगे। और ये सभी रिएक्शन होते हैं जिसकी स्टडी करनी पड़ती है केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन की। तो ये सभी चेक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने होंगे। अभी जो सॉलिड स्टेट मटेरियल है 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एमोरफस क्रिस्टलाइन, दूसरा क्रिस्टलाइन और तीसरा होता है सेमी क्रिस्टलाइन। तो एमोरफस का मतलब क्या होता है? एमोरफस मतलब उसका कोई फॉर्म नहीं है, क्योंकि जो मॉर्फ होता है, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, मतलब क्या होता है उसका कोई फॉर्म ही नहीं। क्रिस्टलाइन का जो मोलिकुलर अरेंजमेंट रहता है वो 3D में रहता है, और एमोरफस का वेल डिफाइन कोई अरेंजमेंट नहीं रहता है, तो इसीलिए उसको हम एमोरफस बोलते हैं। और सेमी क्रिस्टलाइन इन बिटवीन एमोरफस और क्रिस्टलाइन होता है। तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस ही किया था कि जो एमोरफस होता है उसका डिसऑर्डर अरेंजमेंट होता है मोलिकुल का, और उसमें जो रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन होता है वो रेट ऑफ मोलिकुल अलाइनमेंट इन 3D से ज़्यादा होता है। क्योंकि मोलिकुलर जो अलाइनमेंट होता है, जिसके लिए आपको कुछ ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। अभी जो मोलिकुल है, अगर इसका अलाइनमेंट हो रहा है 3D में, तो इसका मतलब ये क्रिस्टलाइन है। तो क्रिस्टलाइन में ही अलाइनमेंट का रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू एमोरफस। तो इसलिए एमोरफस में रेट ऑफ मोलिकुलर अलाइनमेंट इन 3D कम रहता है एज़ कम्पेयर टू रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, इसलिए वो एमोरफस है। उसके बाद एमोरफस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मेथड्स रहते हैं उसमें आता है साइज रिडक्शन, उसके बाद मिलिंग, कॉम्पैक्शन, सॉलिडिफिकेशन एंड ड्राइंग। इस प्रोसेस से हम किसी मटेरियल को एमोरफस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी मतलब क्रिस्टलाइन मटेरियल को हम एमोरफस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसका कोई वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता एमोरफस सब्सटेंस का। और उसमें अभी आपको टीजी के बारे में जानना होगा। टीजी का मतलब होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बिलो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होगा तो उसको बोलेंगे ग्लासी स्टेट और ब्रिटल स्टेट उस सब्सटेंस का। अगर उस सब्सटेंस को टेम्परेचर दे दिया उसके टीजी के अबव, तो वो रबरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमको टीजी डिक्रीज करना है तो उस केस में हम प्लास्टिसाइजर ऐड कर सकते हैं। तो प्लास्टिसाइजर ऐड करने से, जैसे कि वाटर, DIDP और DINP, DHP ऐड करने से टीजी कम हो सकता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे वो ग्लासी स्टेट से रबरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी जो पॉलीमॉर्फ्स है, पॉलीमॉर्फ इसका अगर हम इसको ब्रेक करें 2 पार्ट में, पॉली और मॉर्फ्स में। पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, मॉर्फ्स का मतलब क्या होता है शेप। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके बहुत सारे शेप्स है, यानी कि द सब्सटेंस विद मेनी शेप्स इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फ्स। Polymorph is the capability of any solid substance to occur in different types having different crystalline arrangement or conformation। तो पॉलीमॉर्फिज्म किसी एक सब्सटेंस की एबिलिटी है कि वो किस प्रकार अपने आपको कोई एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में अलग अलग प्रकार के वो ये कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है, अरेंज कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। और जो पॉलीमॉर्फ बनने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो 2 प्रकार के पॉलीमॉर्फ्स होते हैं बेसिकली। एक होता है मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स और दूसरा होता है इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स। मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ में क्या होता है, ये स्टेबल नहीं रहता हर एक टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। इसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा, उस पर ही वो स्टेबल रहेगा। ऑल टेम्परेचर पे स्टेबल एंड ऑल टेम्परेचर और ऑल प्रेशर पे स्टेबल नहीं रहेगा। इसका एग्जाम्पल है ग्लिसरीन स्टेरेट और मेटाजोलोन। उसके बाद इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स, जो कि पॉलीमॉर्फ विच चेंज फ्रॉम वन पॉलीमॉर्फ टू अनदर बाय वेरिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें स्लाइटली अगर टेम्परेचर और प्रेशर में वेरी करने से ये जो है एक पॉलीमॉर्फ दूसरे पॉलीमॉर्फ में कन्वर्ट होता है। इस प्रकार के पॉलीमॉर्फ को हम बोलते हैं इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स, जिसका एग्जांपल है सल्फर, कार्बामाजेपिन, स्टार्च, सुलिंडैक्स, साल्मेटेरॉल, एसिटाजोलामाइड। तो ये जो मैंने अब तक आपको पढ़ा है इसके बारे में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसके अगर आपकी MCQ एग्ज़ाम हो रही है तो उस केस में आपको इसमें से MCQ क्वेश्चन भी पूछेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल पूछेंगे मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ का एग्जाम्पल क्या है, इनैनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ का एग्जाम्पल क्या है, इसके डेफिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं।
पॉलीमॉर्फ के बारे में पूछ सकते हैं अगर आप लोअर क्लास में हो, बी फॉर्म में ऐसे। अगर आप हायर क्लास में हो तो आपको एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ का, एनिसोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फ्स का एम फार्मेसी में। अभी सूडो पॉलीमॉर्फ्स में आते हैं सॉल्वेट और हाइड्रेट्स, साल्ट्स और कोक्रिस्टल। सॉल्वेट आता है, हाइड्रेट आता है, साल्ट्स आता है, कोक्रिस्टल आता है। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।